साथियों आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेस को। अगर हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंस में देख लीजिएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये टेंस क्या होते हैं। यानी कि जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और ये जो टेंस होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वह कहलाता है, वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सभी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं आदि शब्द आते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। तो चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस तो हमने बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, 3 तरीके का होगा आपका, हैं, हूँ और हैं। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस क्या होता है, हिंदी में हम इसको भूतकाल कहते हैं। वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है उसे, यानी कि बीते हुए समय के बारे में अगर कहीं कुछ जानकारी दी जा रही है, पता चल रहा है, तो वो हमारा पास्ट टेंस होता है। और इस तरीके के हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या लगा होगा, था, थी, थे, या, ई, ए आदि शब्द जो हैं वो लगे रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर टेंस की। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो इसको हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। और ये वह टेंस होता है जिससे हमें फ्यूचर की जानकारी मिलती है, यानी कि भविष्य काल, फ्यूचर, आने वाले समय के बारे में हमको ज्ञान कराता है, बोध कराता है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें वे सभी कार्य आते हैं जो भविष्य में किए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के अगर कोई भी हिंदी वाक्य होता है तो इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा, गा, गी, गे आदि शब्द लगे रहते हैं। आप खुद में इमेजिन करके देख सकते हो, जब भी आप हिंदी सेंटेंसेस में खुद बोल करके देखो, प्लानिंग करके देखो कल के ऊपर। जब आप कल के ऊपर कोई प्लानिंग करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो वाक्य हमारा अंत हो रहा है वो देखो किस तरीके से गा, गी, गे। आप कुछ भी बोलो लेकिन आने वाले कल के ऊपर बोलना। जैसे कल मैं मौसी के घर जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। तो कल के ऊपर आप जितना भी बातचीत करेंगे वो पूरी बातचीत, वो पूरा कन्वर्सेशन हमारा हिंदी में गा, गी, गे पर खत्म होगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टेंस हमारे टोटल कितने होते हैं, 3, और प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। यहाँ से देखिए प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से वो 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है। एक बार सबके आगे आप प्रेजेंट रख दीजिए। जैसे मान लीजिए इसके आगे एक बार हम प्रेजेंट रख देंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। सबके आगे प्रेजेंट रखते चले जाओ, याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, प्रेजेंट के 4 तैयार हो जाएंगे। अगर इंडेफिनिट के आगे सबके आगे प्रेजेंट रख दोगे तो ये क्या बना हमारा, सबके आगे क्या रखना है, प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल कितने तैयार हो गए हमारे, 4 टेंस तैयार हो गए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट मीन्स इसी को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान बनाए रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी, कि अब इसी तरीके से अगर हम एक चीज़ और बता देते हैं, यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने प्रेजेंट रखा तो 4 किसके तैयार हुए, प्रेजेंट के तैयार हुए। अब मैं इन सब के आगे एक बार पास्ट रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, अगर पास्ट रखता हूँ तो देखो सबके आगे पास्ट रखा तो ये क्या बनेगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो 4 फिर तैयार हो गए। टोटल कितने तैयार हो गए, 8। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के। अब बचा क्या, फ्यूचर बचा। अगर सबके आगे हम फ्यूचर लगा दें, यानी कि इंडेफिनिट के आगे फ्यूचर रख दें, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आगे क्या रख दें हम, फ्यूचर, तो हमारे 4 फिर तैयार हो जाएंगे। चलो बोल करके देख लेते हैं। फ्यूचर रखो, अब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल कितने, 12 टेंस हमारे तैयार हो गए, नहीं हो गए, नाम भी हमको आसानी से याद हो गए। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना, टेंस हमारे टोटल कितने होते हैं, 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रत्येक के कितने भाग होते हैं, 4। कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रत्येक के आगे क्या रख दोगे, एक बार हम प्रेजेंट को रख लेंगे तो एक बार सबके आगे प्रेजेंट रख लो, दूसरी बार हम पास्ट को, तीसरी बार फ्यूचर को,
है ना। तो एक बार प्रेजेंट को रखेंगे तो फिर 4 तैयार होंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बार हम किसको रखेंगे? पास्ट को रख लेते हैं। जब हम पास्ट को रख लेंगे तो फिर 4 हमारे तैयार हो जाएंगे, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरी बार हमने क्या बताया? फ्यूचर को रख लेंगे तो फिर 4 हमारे तैयार हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सिंपल सी ट्रिक होती है 12 प्रकार के टेंसेस को के नाम को याद करने की। इतना क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग एक एक करके इनको आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेंसेस की दृष्टि से ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आप क्या करोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं सिंपली आपको अभी खाली बेस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, डिटेल भी करूँगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बेस क्लियर करते रहिएगा टेंसेस का। तो हमने क्या बताया? अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है? अफर्मेटिव या असर्टिव या सिंपल सेंटेंस, कुछ भी कहो। अब हम यहाँ पे तुमको डिस्कस कर देते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव को ही हम 2 भागों में बांट लेते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका फार्मूला होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर होगी तो हेल्पिंग वर्ब रखोगे, इसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट रखोगे। इसके बाद अदर वर्ड हैं, कोई ईटीसी अन्य शब्द हैं तो उनको भी हम यहीं पर रख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रख देंगे? नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? बीच में नॉट आ जाएगा, बस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में आप समझिएगा, इंट्रोगेटिव में बेसिकली क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, यानी कि स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत कैसे हो? हेल्पिंग वर्ब से हो, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक तो ये प्रकार हो गया इंट्रोगेटिव का। और जो हेल्पिंग वर्ब से जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके प्रश्नों का उत्तर हमेशा यस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, इसके आगे इसका हिंदी मीनिंग हमेशा क्या होगा? क्या ही रहेगा, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना। और जो WH वर्ड होते हैं, WH का कौन से शब्दों को कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत ही WH से हो, जैसे WH यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सभी हमारे WH वर्ड है। अगर हम इन WH वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ से हमको क्या, इनकी शुरुआत कैसे हो रही है? WH से। जब इनकी शुरुआत ही WH से हो रही है तो इन्हीं का नाम पड़ गया WH। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हुज, हुम, ओके, ये सभी क्या है? WH वर्ड है। इन्हीं को WH फैमिली कह लो, ठीक है। इन्हीं को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हो आप। तो अगर WH वर्ड वाले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को रख लेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी 2 तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड हैं तो उनको रख लो। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव के 2 स्ट्रक्चर याद रखना, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब वाला और स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच जब सेंटेंस की शुरुआत हमारी हेल्पिंग वर्ब से हो, हेल्पिंग वर्ब से मतलब डू, डज, डिड, इज, आर, एम, बाजवर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यू, टू, डेयर, नीड, मस्ट, आउट, टू, डेयर, नीड, ये सभी क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और क्वेश्चन वर्ड से हम पहले ही बता चुके हैं आपको कौन कौन से होते हैं, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत में WH लगा हो उन्हीं को WH वर्ड कहने लगे। बस ये हमारे 2 स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव के। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बस इतना फ़र्क होगा। चलो देख लो इसके स्ट्रक्चर को भी। इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा बस। अगर ये वाला है तो देखो क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट और लग जाता है, फिनिश। इसमें कोई कन्फ्यूजन मुझे तो नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए आपको,
ये हम लोगों की क्या चल रही थी, एक बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी चल रही थी। अब हम टेंसेस का जो है बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। विस्तृत अध्ययन में सबसे पहले हम देख लेंगे किसको, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि सबसे पहला यहाँ पर समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान समझो क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान होती है इस तरीके के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में। कहाँ, क्योंकि जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनकी क्रियाओं के अंत में आपको क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरीके के वाक्यों से हिंदी का वाक्य जो है वो अंत होगा। तो सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो, जैसा कि हम आपको क्लास में भी बताते हैं कि इस तरीके के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है। एडवर्बियल, ये जरूर ध्यान रखना, इनको एडवर्बियल क्या होता है, डेली। और इसमें ध्यान रखना, ये हमारे जब हाई स्कूल में फिल इन दी वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि कंप्लीट दी वर्ब करने के लिए आता है, तो हम पहचान नहीं पाते कि आखिर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी या पास्ट की आएगी या फ्यूचर या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सी वर्ब रखी जाएगी हमें नहीं पता। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर इस तरीके के एडवर्बियल का प्रयोग होगा, जैसे डेली, एवरीडे, यूजली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली। इस तरीके के अगर शब्दों का प्रयोग किया गया है तो समझ लीजिए वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करेगा। कहाँ से, डेली लगा हो, एवरीडे लगा हो, क्योंकि हैबिचुअल इससे रूटीन का जो वर्क होता है वो इंडिकेट करने लगता है। तो डेली, एवरीडे, यूजली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, जनरली, इस तरीके के शब्द हैं। तो टेंस काय का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इतना क्लियर हो गया। अच्छा चलो, आपने यहाँ पर ये तो क्लियर कर लिया कि हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या ता है, ती है, ते हैं लगा होगा। इंग्लिश के वाक्यों में मान लीजिए वर्ब नहीं दे रखी है तो ये शब्द दे रखे होंगे, डेली, एवरीडे, यूजली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, जनरली, ये शब्द दे रखे होंगे। ठीक है, तब हम पहचान लेंगे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी। लेकिन इंग्लिश में क्या पहचान होती है, मान लीजिए 8-10 सेंटेंस मैंने आपको इंग्लिश के यहाँ पर लिख दिए, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का, फ्यूचर का, या कॉन्टिन्यूअस का, या परफेक्ट का, इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस को लिख दिया और मैं पूछ बैठा कि हमें बताओ इसमें से कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप किस तरीके की पहचान बताओगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की पहचान क्या होती है, तो बेसिकली इस तरीके के अंग्रेजी के वाक्यों में क्या लगा होगा, या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब मिलेगी, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, ईएस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना वर्ब जो है पहले से ही क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। अगर किसी वर्ब को आपको सिंगुलर बनाना है तो उसमें ईएस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। और नाउन का ये उल्टा होता है, अगर नाउन में आप एस एस लगा दोगे तो नाउन हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब में एस एस लगा दिया तो वर्ब हमारी क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। इतना क्लियर है। तो चलो आगे हम लोग थोड़ा ये तो कहानी आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। देखो इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमारी आएंगी। इस टेंस में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अन्य वाक्यों में जैसे एकवचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट, एकवचनकर्ता से मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डज। अब ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर यानी कि एक, अगर वो नंबर में एक है तो वो सिंगुलर माना जाएगा। ओके, और ओनली वन इज सिंगुलर, मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। खाली सिंगुलर कैसे कहोगे, एक के लिए, और एक से अधिक जैसे हुआ तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो प्रेजेंट में कौन कौन से सिंगुलर होते हैं प्रोनाउन हमारे, ही, सी, इट, सी, ही, सी, इट, और कोई भी नाम आ जाए वो भी कहाँ जाएगा, सिंगुलर में। प्लूरल में क्या होता है, आई, बी, यू और दे, ये प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, प्लूरल में रखे जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर हो गया कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू या डज, ये भी ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, या तो डू लगाओगे या डज लगाओगे। कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डू कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। डज कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, अगर नहीं है तो ऐसा करो सिंगुलर, यानी कि वर्ब को सिंगुलर बनाओ। इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो चलो हम डू या डज लगा लेते हैं, तो मेन वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब इसमें कौन सी आती है हमारी, मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसके साथ, डू या डज के साथ। ध्यान दीजिए, डू या डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या है, ये ज़्यादातर कहाँ यूज होगा, डू या डज का प्रयोग नेगेटिव में यूज होगा या इंट्रोगेटिव में यूज होगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली डू या डज, इनका प्रयोग या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर माफ करिएगा, नोट पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे क्या, यदि साधारण वाक्य हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो क्या लगाएंगे, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ठीक है आपने तो कह दिया सर कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस लगाते हैं, लेकिन हम कैसे पता करें कि यस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। भाई हमें भी तो पता होना चाहिए कि कब हम यस का प्रयोग करेंगे और कब हम ईएस का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान बनाए रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब यस या यस लगाते हैं तो यस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे, तो उसके लिए ये वाला नोट पॉइंट हमारा ध्यान बनाए रखना। जिन क्रियाओं के अंत में, यानी कि ऐसी वर्ब जिनका अंत यस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, एस एस पर हो, तो हम किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे हमने कहा बेट यस से मतलब जैसे हम देते हैं एक आपको सर्च, SEARCH, इसका सिंगुलर कैसे बनाओगे इस वर्ब को, तो देखो इसके अंत में क्या आया, CH आया, यानी कि ये वाला शब्द आया है, तो हम क्या जोड़ेंगे, ES, सर्चेज। जैसे पास, इसको हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे, देखो अंत में डबल एस आया है तो ये वाला। अगर किसी भी वर्ब के अंत में CH, डबल एस, तो क्या जोड़ेंगे, ES लगा करके सिंगुलर बनाएंगे। या O, मान लीजिए किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर O हो तो भी हम क्या जोड़ेंगे, ES। जैसे गो, इसका अंतिम अक्षर क्या है, गोज, हो जाएगा, अंतिम अक्षर O है तो ES जोड़ करके हम इसे सिंगुलर बना दें। जैसे डू, अंतिम अक्षर क्या है, O, सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ES जोड़ करके डज। तो डू का डज, डू प्लूरल में होता है इसीलिए सिंगुलर में क्या हो जाता है, डज। एक्स, जैसे फिक्स, मिक्स, ओके, तो इसके अंतिम अक्षर एक्स है तो क्या लग जाएगा, ES लगा करके सिंगुलर बनाएंगे। SH यानी कि सर्च, या पनिश ले लो, पनिश, PUNISH, इसका इस वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, SH, और वर्ब भी हो, नाउन नहीं, क्या, सिर्फ वर्ब का अंतिम अक्षर देखेंगे। यदि किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर S, SH, X, O, CH, SS होगा तो हम इस तरीके की वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ES का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बहुत सारा अभी हम आपको पढ़ा रहे, तो रीड, ये क्या है, वर्ब है हमारी। अब वर्ब है, देखो इनमें से कोई अंतिम शब्द आया नहीं, जब अंतिम शब्द नहीं आया तो हम ES भी नहीं लगाएंगे, तो क्या लगेगा, अग, यस लगेगा।
फिर से मैं सिंपल कर देता हूँ, अगर किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर यस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, एस एस हो तो हम इस तरीके की वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी स्पीक कर रहा हूँ, एस पी ई ए के, देखो अंतिम शब्द इनमें से कोई है नहीं है तो क्या लगेगा, यस, ए है। तो किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने का भी आप क्लियर कर लिए होंगे कि किसी भी वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके स्पेशल रूल के बारे में भी समझ लीजिएगा कि स्पेशल रूल क्या है। जैसे मान लीजिए समाचार पत्रों के टाइटल हमेशा कायमे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। फिर रिपीट करता हूँ, जो भी समाचार जितने भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं उन सभी न्यूज़पेपर्स के टाइटल किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। भारत ने श्रीलंका को 161 रनों से हराया, भारत ने श्रीलंका को 161 रनों से हराया। तो इंडिया डिफीट श्रीलंका, तो देखो इसमें क्या आया, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है ना। और इसी तरीके से ध्यान रखना हमेशा, जबकि यहाँ पर देखिएगा तुम्हें क्या लग रहा है, या ई ए, तुम्हें लगेगा यार कहीं ये पास्ट में तो नहीं जा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर किसी भी तरीके के इस तरह समाचार पत्रों का कोई टाइटल हो तो वो हमेशा कहाँ जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उनको रखते हैं। इसीलिए इंडिया डिफीट्स श्रीलंका बाय 161 रन्स। अगला, किसी भी मैच की जो कमेंटेटरी होती है यानी कि आंखों देखा हाल कुछ भी होता है वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। ये इसके बेटा जो है स्पेसिफिक रूल्स हैं, इनको ज़रूर ध्यान बनाए रखिएगा। जैसे विराट कोहली ने चौका लगाया, अब आप लगाया देखोगे तो आप तुरंत फिर से पहुंच जाओगे, बोले था, थी, थे, या, ई, ए, तो या आया यानी कि पास्ट में पहुंच गया, चौका लगाया तो आप फिर दिक्कत हो जाएगा। यानी कि जो आंखों देखा हाल का कहीं पर भी अगर हम वर्णन करेंगे या मैच को देख रहे हैं तो मैच की जो कमेंटेटरी की जाएगी वो कमेंटेटरी भी क्या होगी, प्रेजेंट में ही होगी, यानी कि इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो विराट कोहली हिट्स अ 4। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे जो कहावतें होती हैं हमारी, जितनी भी हमारी कहावतें प्रोवर्ब्स हों या कोई जैसे प्रोवर्ब्स होते हैं या मुहावरे होते हैं, इडियम्स होते हैं, तो वो सभी भी हमारे कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका प्रयोग होता है। सभी कहावतें और मुहावरे, मुहावरे से मतलब इडियम, ये भी हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी कि कोई भी प्रोवर्ब्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई इडियम्स हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा सदा सत्य होती हैं और सदा सत्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या, प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है तो रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्लियर है। अगला फोर्थ वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी ये वीडियो सभी के लिए, जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो हमारा एकेडमिक हो या कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, हर एक चीज़ को हमारा समझने में ये मदद करेगी वीडियो, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं इसको। यदि किसी कथन में वैज्ञानिकता यानी कि कोई साइंटिफिक फैक्ट हो तो उस कथन को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पानी बनाते हैं, तो ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। जब ये देखो कौन कौन से, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कहीं साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, जियोग्राफिकल फैक्ट आ जाए, प्रोवर्ब्स आ जाए कहीं पर, या कोई इडियम आ जाए, ठीक है, या कोई हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, जैसे द डॉग वॉक्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो कुछ भी आ जाए हमारा, वो सब कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। ध्यान बनाए रखिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर, क्योंकि दो चीज़ें, अब देखो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे मेक है, मेक्स नहीं है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, यदि किसी वाक्य में, वही हम बता चुके हैं, सार्वभौमिक सच्चाई से मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर कहीं पर यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है, क्या दे रखा है, यूनिवर्सल
ट्रुथ दे रखा है तो भी ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में सेट यानी कि छिपता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल भी छिपता था, आज भी छिपेगा और आगे भी छिपता रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। इतना समझ आ गया होगा मुझे लगता है। एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सीख रहे हैं, पूरा हमने डिटेल बताया, स्पेसिफिक जनरल रूल भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको स्पेसिफिक रूल भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप सिंपल कर लो, इसे और मैं सिंपल बना देता हूँ। माफ़ करिए, थोड़ा सा गला खराब है, तो इसको और सिंपल बना लो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रख लोगे, इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा लोगे, ईएस या ईएस और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ये प्लूरल है, क्या है, अगर सब्जेक्ट ये प्लूरल में है तो सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस या यस को हम नहीं लगाएंगे और प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, सजीव कर्म, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जीव कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वाक्य में पता कैसे करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वाक्य में कैसे पता करते हैं, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वाक्य में पता करना हो तो किसे या किसको से प्रश्न करोगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर वाक्य में पता करना हो तो क्या से प्रश्न करोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलो ये दोनों सूत्र ध्यान बनाए रखना, बस यही फार्मूला हमें क्लियर कर देगा। वह हमेशा सत्य बोलती है यानी कि सच बोलती है, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले लगा लो सी। इसके बाद वाक्य को हम पीछे से बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, वाक्य को पीछे से बनाना शुरू करेंगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद में वाक्य को पीछे से बनाओ। यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑलवेज है, ये यहाँ पे सी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऐसे बनेगा, ठीक है। कैसे बनाओगे, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलती है, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अगला, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, तो बी प्ले क्रिकेट डेली, बी प्ले क्रिकेट डेली। रोजाना बरसात होती है तो इट रेन्स, जो बारिश वाले होते हैं इन पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, यूज ऑफ देयर और यूज ऑफ इट, ठीक है। रोजाना बरसात होती है, इट रेन्स डेली। अगला, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे आप समझाने के लिए। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो कैसे बनाएंगे, फार्मूला तो हमारा ये है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा हमारा डू, और प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा हमारा डज, प्लस में नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट वही हमारे दो तरीके के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको सिंपल ऐसे भी किया जा सकता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लो, इसके बाद में डू या डज लगा लो, अब डू या डज के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म, प्लस में बेटा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट का प्रयोग करोगे, ठीक है। इतना क्लियर। और डू या डज के साथ में मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट में हमने बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना, इसके बाद डायरेक्ट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही क्रम रहेगा, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हो और इनडायरेक्ट को बाद में भी, लेकिन तब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यानी कि जो सजीव कर्म होगा उससे पहले आपको दो प्रेपोजिशन यानी कि या तो टू या फॉर अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव में जल्दी से देख लीजिएगा, सबसे पहला ही सेंटेंस क्या है हमारा नेगेटिव का, सबसे पहला सेंटेंस कहता है पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है, तो पवन, और नेगेटिव है तो डज नॉट यानी कि
डज नॉट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाता है, गो टू स्कूल डेली, रोजाना की अंग्रेजी हो जाएगी। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, तो हम की अंग्रेजी बी लगा लो। अब बी आई बी यू दे क्या है हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ वर्ब मेन वर्ब की यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिंदी मूवीज। यह पंखा धीरे नहीं चलता है, तो यह पंखा की अंग्रेजी लगाओ सबसे पहले दिस फैन, फिर नेगेटिव है तो डज नॉट मूव स्लोली। इंट्रोगेटिव में मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक इंट्रोगेटिव कैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होता है, एक इंट्रोगेटिव कैसा होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला होता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो जो है इसका हिंदी वाक्य जो है हमेशा काय से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो ध्यान रखना ये क्यों, कहाँ, कब, कैसे, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में। और अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो इनकी जब ट्रांसलेट करते हैं तो इनकी अंग्रेजी वाक्य में हम सबसे पहले लगा लेते हैं। इतना क्लियर है, तो ये इसका फार्मूला है, इसको देख लो एक बार। सबसे पहले डू या डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल के साथ डू, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी से मतलब अदर वर्ड। इसके बाद अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे, अगर कोई भी मान लीजिए हिंदी का वाक्य है और उस हिंदी के वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में दिया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लोगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड रख लोगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें तुम रोजाना पूजा क्यों करते हो, तो देखो ये हिंदी के वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे कहाँ आया, वाक्य के बीच में। और अगर वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लगा लेंगे, जब भी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेंगे। भाई अब ये देखो कि ये वाक्य कौन सी टेंस का है, तो ता है, ती है, ते है, कौन से टेंस का है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, या तो डू आएगी या डज आएगी। अब हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, डू आएगा। यानी कि भाई डू यू वर्शिप डेली, तुम डेली पूजा क्यों करते हो। दूसरा सेंटेंस, वह कभी कभार घूमने कहाँ जाता है, तो देखो यहाँ पर भी क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लो, यानी कि वेयर डज ही गो टू वॉक डेली। वेयर डज ये हेल्पिंग वर्ब देखो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर आई है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, और ये टू क्या है, टू वॉक क्या है, इन्फिनेटिव है, और ये अफिन क्या है, एडवर्ब है हमारा, ध्यान बनाए रखना। और ये आपको कमेंट करके बताना है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड वाला वह प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता है, तो देखो यहाँ पर भी क्यों, कहाँ, कब, कैसे कहाँ आया, वाक्य के बीच में, और जब वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में हम सबसे पहले लगा लेते हैं, लगा लो वाई। इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी कि डू या डज। अब डू या डज में से क्या आएगा, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर यानी कि ही, वह। जब सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज कम टू मीट यू एवरीडे। कम क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हम बता चुके हैं डू या डज के साथ क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू मीट मिलने के लिए यानी कि ये इन्फिनेटिव है। इसके बाद किसी भी इन्फिनेटिव कैसे बनता है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। और जेरेंड बनाने का तरीका क्या होता है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से में अगर आईएनजी लगा देते तो वो हमारा जेरेंड बन जाता है। और जेरेंड क्या करता है, एक नाउन का ही कार्य करता है, ध्यान बनाए रखिएगा। अच्छा, जेरेंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही एक जैसे होते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। मीट यू एवरीडे, ठीक है, ये भी हमारा एवरीडे क्या है, इसमें एडवर्ब है। डेली इसमें भी क्या है, एडवर्ब है। अब आपको ये बताना है ये कैसे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, या एडवर्ब ऑफ रीजन है। बहुत 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं, उनमें से क्या है हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो अब क्या है, इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज प्लस में सब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है, यानी कि नॉट लगा है, तो क्या है, नेगेटिव आ जाए तो भैया सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लगा देना, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट और लग जाएगा, और तो कुछ होना ना है, ठीक है।
नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट और ऐड हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा सेम। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में आया। जब वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो लेकिन हमें डिसाइड करना है कि डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तब हम किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगा लेंगे। तो ये यू हमारा कौन सा है, प्लूरल है, तो डू आ जाएगा। अब बाकी ये नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा जाता है, तो यहाँ पे नॉट। ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को बनाते बनाते अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, इसके बाद मेन वर्ब रखते हैं और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहते हो तो टू या फॉर बीच में लगा दो और इसके बाद इनडायरेक्ट रख दो। तो ये सब कहानी है, इसको आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं खाली एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में बड़ा डिटेल्ड वीडियो होता है, ठीक है। फिलहाल ये अभी बेस आप अच्छे से क्लियर करिए, समझिएगा। क्या राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती है, तो देखो हमने क्या बताया, अगर खाली हेल्पिंग वर्ब्स लगाना पड़ेगी तो वाक्य हमेशा काय से शुरू होगा, क्या शब्द से। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू है और क्वेश्चन मार्क पर खत्म है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी हमारी, डू या डज में से एक आती है। लेकिन डू या डज को हम कब रखते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो डज आता है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो डू आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए डज आया है, और नेगेटिव है तो नॉट भी लगा लो। इसके बाद करने की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू होमवर्क ऑन टाइम, यानी कि समय पर। अगला उन्होंने कहा क्या तुम रोजाना पूजा नहीं करते हो, तो देखो इसमें फिर से वाक्य काय से क्या से शुरू हुआ, तो डू या डज वाक्य में सबसे पहले ही लग जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट रखो यू, इसके बाद नॉट यानी कि नेगेटिव बनाओ और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद एडवर्ब रख दो। इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये टेंस हमारा खत्म हो गया। लेकिन खत्म क्या हो गया, हमने आधी अधूरी चीज़ें इसमें बताई हैं। इसमें देखो हमने कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ दिया है। हु यानी कि अगर कोई भी हिंदी का वाक्य कौन या किसने से शुरू हो तो कौन या किसने से शुरू होने वाले वाक्यों को हम किस तरीके से बनाएंगे, कौन या किसने से। अगर जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, ठीक है, या स्कूल में तुमको किसने पीटा, तो इस तरीके के अगर वाक्य आ जाते हैं कौन या किसने वाले, तो हम इस तरीके के वाक्यों को कैसे बनाएंगे। या इसमें हम ये भी कितना कितनी कितने वाले वाक्यों को भी छोड़ चुका हूँ, वो भी हमने यहाँ पर नहीं बताए हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे, बस ओरली चीज़ें हमने बता दी हैं, ठीक है। अब क्लास में हम आपको कौन कौन सी चीज़ें बताएंगे, जैसे कितना कितनी कितने वाले वाक्यों को हम क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य जिसमें कितना कितनी कितने कौन सा कौन से किसका किसके किसके आदि शब्द आएँ तो इनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं। साथ ही साथ इनसे संबंधित नाउन को भी इनके पास में रख लेते हैं। लेकिन इस तरीके के वाक्यों को नाउन को कैसे पहचानोगे, तो जो कितना कितनी कितने कौन से किसका किसके किसके के बाद जो भी शब्द रखा होता है वही हमारा नाउन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको किस तरीके से इस तरीके के वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं, वो सब चीज़ें हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने तुम्हें क्या बताया था कि इसमें एक चीज़ और छोड़ रखी है, कौन से, हमने आपको एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनको भी छोड़ रखा है, जिसके हिंदी के वाक्यों में क्या आता है तो। इनको हमने नाम ही दे दिया है तो वाले वाक्य। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करते तो हैं, चोर चोरी करता तो है, हम घर जाते तो हैं, हम मेहनत करते तो हैं। तो इस तरीके के वाक्य अगर आ जाए तो हैं, तो इस तरीके के वाक्यों को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे वो भी हम आपको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बाकी हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस का होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, ये सब चीज़ें हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।